हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर है जो टेस्ट हुई थी 17 जून को मेरा यूनिवर्सिटी की। ओके, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने जो एनालाइज़ किया है कि हाँ अगर ये क्वेश्चंस आ गया है तो इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं अपकमिंग जो डेज़ हैं, ठीक है, मेरा यूनिवर्सिटी के। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर आप एक और लेक्चर बनाएं जिसमें आप हमें थोड़ा बताएं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर इसके रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बेटा वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर ये जो टेस्ट है ये थोड़ी सी टफ हुई थी। तो बेटा टेस्ट टफ नहीं थी, ये सारी वही चीज़ें थी जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा रखी थी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाई होती तो फिर आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती बेटा। ओके, क्योंकि ये सारी लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दी थी, सारी ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वन शॉट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उससे पहले हर चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ये पढ़ा दी थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके वैसी भी क्लियर होंगी, लेकिन आप इस लेक्चर को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर इसके रिगार्डिंग फिर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आया है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में या उसी चैप्टर में दूसरा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये आपको सारा पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। ओके, तो बेटा देखें इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब इसमें बेटा क्वेश्चन जो आया है मेरा यूनिवर्सिटी में वो है विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज। तो बेटा ये कौन सा टाइप है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखें, अगर मेन डायगोनल के अलावा दूसरे अगर एंट्रीज अगर 0 0 हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की दो और टाइप्स होती हैं। इसे हम एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ से कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स वो होता है यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो। अगर मेन डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी एंट्रीज 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल एंट्रीज सेम और 1 1 है, मगर मेन डायगोनल एंट्रीज क्या है, अगर 1 1 है और बाकी सारी 0 है तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में। तो यही चीज़ें मैंने नीचे लिखी है कि ये जो मैट्रिक्स आपका कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वह है साइन 7 पाई। तो बेटा ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, वन शॉट में बताई थी कि अगर साइन का यहाँ पे कोई भी मल्टीपल हो, साइन n पाई हो तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। फिर चाहे वो 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, मतलब साइन n पाई ही 0 होता है तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, अगर यहाँ पे होता है ना कोस n पाई तो फिर वो n डिपेंड करता है। अगर n ओड हुआ तो फिर उसका आंसर 1 आता है, अगर n इवन हुआ तो फिर अगर n इवन हुआ तो आंसर 1 आता है, अगर n ओड हुआ तो फिर उसका आंसर -1 आता है। जैसे अगर पूछा जाए ना कोस 3 पाई तो उसका आंसर होगा -1, अगर होगा कोस 4 पाई तो आंसर होगा 1। बात आ रही है समझ में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे पूछा जाए साइन पाई बाय 3, तो बेटा साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है रेडिकल 3/2, और ये आपको डेसिमल में भी पता होनी चाहिए। ओके, ये आपको डेसिमल में भी पता होनी चाहिए। उसके बाद है कोस 2 पाई, तो मैंने आपको बताया कोस n पाई। अब ये कोस 2 पाई, अब n इवन है, अगर n इवन है तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पे होता कोस 3 पाई इसका आंसर होता -1। दूसरा क्वेश्चन है कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 मतलब कोस 90, और हमें पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि साइन 1290 की वैल्यू। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। ओके, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना तो बेटा आप मेरा वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो एंगल होती है इस एंगल को हम को रेशो में कैसे चेंज करते हैं। ओके, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि को रेशो में हम इसे कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा देखें, जैसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये ओके ये होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, 270 डिग्री, और यहाँ पर होती है 360 डिग्री। ओके, अब ये है साइन 1290। तो बेटा देखें, जब हम इस एंगल को यहाँ से मूव कराएंगे तो एग्जैक्टली एक सर्किल के लिए क्या हो जाएगी 360, फिर दोबारा करेंगे तो भी 360, फिर दोबारा करेंगे तो भी 360। हमें पता है ना, क्योंकि साइन 360 0 होता है, क्योंकि साइन 360 का मतलब 2 पाई, तो साइन 2 पाई 0 होता है। मतलब अगर साइन ये पाई की मल्टीपल्स हुआ ना आंसर 0 आएगा। तो मैंने वही लिखा है कि साइन 3 × 360 करेंगे और बाकी जो यहाँ पर एंगल बचेगी यानी 3 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो एंगल बचेगी ना वो बचेगी 210। क्या बचेगी 210। तो हमें बताया साइन इज द मल्टीपल ऑफ पाई, ये पाई का मल्टीपल बन गया। अगर ये पाई का मल्टीपल है तो साइन इस पाई के मल्टीपल के साथ इसकी वैल्यू 0 होगी। तो फिर हम डायरेक्टली क्या लेंगे, साइन 210। तो साइन 210, अब ये हो गया साइन 210, मतलब 1290 से क्या बन गया साइन 1210
10। अब ये 1200 नहीं 210, अब ये 210 है तो 210 को आप अगेन चेंज करेंगे। जैसे ये एंगल मूव करते करते 180 से क्रॉस होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये अगर एक्स एक्सिस से क्रॉस हो रही है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। और जैसे 180 से क्रॉस कर रही है तो 210 से 180 क्रॉस कर दें, कट कर दें, ये कट हो जाएगी, तो 210 में से 180 कट करेंगे तो क्या बच जाएगी 30 डिग्री। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसके लिए मैंने नेगेटिव साइन रखी। ओके, तो यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है 210, ये 180 जैसे क्रॉस करेगी तो ये 30, फिर हमें पता है साइन 180 जीरो होता है तो साइन 30 लेंगे। अब हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और माइनस साइन सेम आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन -1/2। अगर यहाँ पे पूछा जाता साइन -1290 तो फिर इसका आंसर आ जाता 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई सी भी एंगल पूछी जा सकती है, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इस को रेशियोज में चेंज करते हुए। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट साइन 10 225। तो बेटा देखें अगेन इसको आप चेंज करें, जैसे आप चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगी 180 से जैसे क्रॉस करेगी, 180 से जैसे क्रॉस करेगी तो 180 इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से मतलब 10 ही रहेगा। और 180 आप कट कर देंगे, 225 में से 100 कट करेंगे तो आंसर आएगा 45, और हमें पता है 10 45 यानी 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली को रेशियोज को चेंज करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने वन शॉट में पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, ये को रेशियोज का चेंज करना कैसे चेंज करते हैं ये आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस इन दोनों की रेंज और डोमेन आपको आनी चाहिए, इन दोनों के पीरियड्स आपको आने चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कोस 760। तो बेटा देखें कोस 760 को जैसे आप इसमें चेंज करेंगे ना तो ये बचेगी कोस 40 डिग्री, और हमें पता है कोस 40 की वैल्यू हमेशा बराबर होती है साइन 50 की वैल्यू के। क्यों? क्योंकि अगर कोस और साइन की एंगल का ये जो सम है अगर ये 90 बन रहा है तो फिर दोनों की एंगल जो वैल्यू होती है ना वो बराबर होती है। जैसे साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है कोस 60 से, और साइन 90 की वैल्यू बराबर होती है कोस 0 डिग्री के, इस तरीके से। ओके, तो कोस 40 डिग्री बराबर होती है साइन 50 डिग्री, और कोस 40 को जैसे आप कन्वर्ट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.76, और शायद आपका ऑप्शन वहाँ पे डेसिमल में था, वरना ऑप्शन आपका ऐसा भी आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स का क्वेश्चन है इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू सिंगुलर, यानी इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होना चाहिए। और डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट्स। तो बेटा देखें जब आप दो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है टू चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, मतलब अगर दो कॉन्जुगेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रियल आता है, हमेशा क्या आता है रियल आता है। ओके, जैसे देखें अगर 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा, इसका आंसर आता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, और हमें पता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2, और 2 हमें पता है 2 इज अ रियल। तो जैसे ही आप दो किसी भी कॉन्जुगेट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा रियल आता है। ओके, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन था, मतलब कॉन्जुगेट आपको आना चाहिए, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद चलते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो बेटा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बराबर आ गया तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिक्स मैंने लिखा है कि अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। बेटा देखें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 4 4 16, और ये होगा 16 माइनस 2 1 2, 16 माइनस 2 आंसर होगा 14, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है इसका एडजॉइंट। तो बेटा ये मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट। तो बेटा एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करें, मेन डायगोनल एंट्रीज को चेंज करें और सेकंडरी डायगोनल की साइन चेंज करें, इन दोनों की साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो मेन डायगोनल को एक्सचेंज करना, सेकंडरी डायगोनल की साइन चेंज करना, ये होता है एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ओके, अब ये कह रहा है कि इसका इनवर्स बताओ। तो बेटा इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे कंडीशन होती है कि इनवर्स हम उसी का ही फाइंड कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर हो, यानी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो, और हमें पता है इसका डिटरमिनेंट तो 14 आ गया है, तो ये होगा डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे मतलब 1/14, और यहाँ पे आप उसका एडजॉइंट लिखेंगे। तो एडजॉइंट क्या है 4 4 -2 एंड -1, तो इस तरीके से ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स भी आपको आना चाहिए, मे बी आगे वाले डेज की टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था आयोटा स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अगर आप इसे पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो -1, 0 बन जाएगी। अब यहाँ पे आयोटा क्यूब भी पूछा जा सकता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जब भी आयोटा के ऊपर पावर 4 का मल्टीपल बन जाएगा तो वो हमेशा आंसर 1 आता है। उसके बाद क्वेश्चन है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ 1 - 4 आयोटा। तो बेटा कॉन्जुगेट मींस टू चेंज द साइन ऑफ इमेजरी पार्ट, इसकी इमेजरी पार्ट की साइन चेंज करें तो 1 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, और कॉन्जुगेट हमेशा रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम होता है, जैसे अगर पूछा जाए ना 2 है तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 ही होगा, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है सेम ही होता है। ओके,
उसके बाद एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आया था साइन स्क्वायर, यहाँ पर ए था बेटा, क्वेश्चन में क्या था ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे थीटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे और भी आइडेंटिटीज आपसे पूछी जा सकती हैं, डबल एंगल फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन कोस अल्फा प्लस बीटा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, वन शॉट में भी पढ़ा रखी है। ओके, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीज़ होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स क्या हो बराबर, ठीक है। अगर नीचे आपके ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं 5 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4, तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके रोज और कॉलम्स बराबर ना हो, सिंपल चीज़। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, अगर ये मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं इसके 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर है। उसके बाद एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। तो बेटा रेसिप्रोकल, ये भी चीज़ मैंने आपको वन शॉट में पढ़ाई थी। रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा होता है साइन थीटा, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, और यहाँ पर ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल ना हो, इनवर्स हो, तो बेटा इनवर्स और रेसिप्रोकल टेंजेंट, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, तो इनवर्स और रेसिप्रोकल में फर्क होता है। अगर आपसे ये बोला जाए ना, अगर आपसे ये बोला जाए टेन इनवर्स एक्स, क्या ये 1/10x के बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, टेन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/x। 1/x इज द रेसिप्रोकल, ये इनवर्स है, और ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स और रेसिप्रोकल में फर्क होता है। ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू कोट एक्स, ये कोट एक्स के बराबर नहीं है, और इसकी वैल्यू कोट एक्स के बराबर होती है। ओके, 1/10x इज कोट एक्स, बट टेन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू कोट एक्स, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13, पीरियड ऑफ 2 साइन एक्स। तो बेटा ये जो 2 होता है ना, ये शो करता है एम्पलीट्यूड को, इसको हम यानी पीरियड फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करते। सिर्फ आप साइन एक्स को देखें, मैंने आपको बताया साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, कोस एक्स का भी पीरियड क्या होता है 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड क्या होता है पाई, कोट एक्स का भी पीरियड क्या होता है पाई, और कोसेक एक्स का भी क्या होता है कोसेक सेक, ठीक है, इनके पीरियड्स 2 पाई होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको वन शॉट में पढ़ा दिया था, उम्मीद है वो आपने अच्छे से देखे होंगे वन शॉट्स। तो ये चीज़ आ गई, और साइन 2x का पीरियड तो 2 पाई ही होगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आया था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सीरीज सीक्वेंस से। तो बेटा नेक्स्ट 2 टर्म्स, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी, बेटा देखें थोड़ा एनालाइज करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस 2 का है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में 16। तो आप चेक कर सकते हैं, आप देखें 2, फिर उसका डबल बन रहा है, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। अब देखें, अब यहाँ पे इसका डबल होगा, मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा 32 का, और जैसे आप इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63, फिर यहाँ पे इसका डबल, तो डबल इसका 64 होगा, और जैसे इसमें 64 ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 127। तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे 63 एंड 127। तो मतलब इस तरीके से आपको सीरीज भी आ सकती है। या मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये लिखा है कि फाइंड द 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस तरीके से आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन हो सकती है, ठीक है, और उसमें से आपको पूछा जा सकता है इसकी ये टर्म बताओ, वो टर्म बताओ क्या होगी। तो अगर 4th टर्म पूछी जा रही है तो n की जगह 4 रखें, तो 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2 इसकी क्या हो जाएगी 4th टर्म। अगर यहाँ पे पूछी जाती 3rd टर्म तो n की जगह 3 रखते, अगर 10th टर्म तो n की जगह 10 पुट करते। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी सीक्वेंस पूछी जा सकती है आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंस में जैसे अर्थमेटिक के, ठीक है, ज्योमेट्रिक के, हार्मोनिक के, इनके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, और आगे वाले टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीरीज का ये क्वेश्चन आया था, समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞, n पावर 0, 1 to ∞ नहीं था, यहाँ पर था 1 to 20। ओके, 1 to 20 था, n पावर 0 into z। तो बेटा देखें, अब इसका मकसद है कि अगर हम n की वैल्यू 1 से 20 तक पुट करें तो इस समेशन का आंसर क्या होगा। तो बेटा देखें, जैसे मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 1 पावर 0 1 हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर आएगा z। क्या आएगा z। फिर देखें, फिर n की जगह जैसे मैं 2 पुट करूंगा, क्योंकि 1 से 20 तक मैंने वैल्यूज पुट करनी है, तो n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, फिर अगेन इसका आंसर z आएगा, फिर 3rd में भी z आएगा, 4th में भी z आएगा, इससे z आते आते 20 तक कितने z हो जाएंगे 20z। तो फिर फाइनली इसका आंसर क्या होगा, वो होगा 20z। ओके, इस तरीके से आप इजीली समेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो था वो क्या था 20z। ओके, उसके बाद समेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समेशन n 1 to ∞n। तो बेटा n का मकसद क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सम 1 to ∞, ठीक है, मतलब nth नेचुरल नंबर्स का सम। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ओके, n × n + 1 / 2। अब यहाँ से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 20 नेचुरल नंबर्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद है समेशन n 1 to ∞n स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1, 2n + 1 / 6। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10
नेचुरल नंबर्स तो n की जगह आप 10 पुट करेंगे, इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसकी? 2/x क्यूब की डेरिवेटिव। तो बेटा देखें, सबसे पहले आप इसे ऊपर ले जाएं, ये -3 हो जाएगी। उसके बाद पावर रूल अप्लाई करें, पावर में एक कम और पावर नीचे। अब देखें जैसे पावर नीचे आएगा तो ये -6 और x पावर एक कम हो जाएगा तो ये -4 होगा। जैसे नीचे आएगा तो -6 और पावर -3 में से एक कम होगा तो -4 होगा, और ये होगा -6 और डिवाइड में जैसे आप इसे लेकर जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? -6 डिवाइड बाय x पावर 4। -6 डिवाइड बाय x पावर 4 इसका आंसर है। ओके, इस तरीके से डेरिवेटिव में आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा रखी हैं। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, तो इसका आंसर होता है e पावर 2x। अगेन इसके पावर की करते हैं तो 2। अब ये 2 जो है इसे आप आगे लगा दें तो 2 e पावर 2x इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको आने चाहिए डेरिवेटिव्स में, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। ओके, इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल हो गया, a पावर x टाइप के फंक्शन हो गए, लॉग की हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पावर रूल मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन में कि बेटा इंटीग्रेशन में पावर रूल ना डायरेक्टली एमसीक्यूज में आता है। कभी कभी तो क्वेश्चन देते हैं, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ 17 पर जो टेस्ट हुई थी ना, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब अगर इंटीग्रल फाइंड करनी है x पावर n टाइप, तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई फंक्शन गिवन है जिसकी डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं? पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो जैसे पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर में एक प्लस, वही डिवाइड में प्लस c लगाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बताओ, तो x क्यूब इंटीग्रेशन क्या होगी? x पावर 4 डिवाइड बाय 4। अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये वो होगी x स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। यहाँ पे दूसरे और कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो बेटा देखें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, और 2x की इंटीग्रेशन होगी 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 में कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन में आपसे पावर रूल हो गया, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके बेटा वो क्लास फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिसेस का चैप्टर आपको अच्छा पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। डेरिवेटिव का एक और क्वेश्चन या इंटीग्रेशन, ये सारे बेसिक जो रूल्स हैं ना, ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस, या कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर z को z के मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर z मॉड स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। एडिट इन्वर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हो गया, आयोटा के ऊपर पावर जो है उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ज़्यादातर मतलब यही चैप्टर्स हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आ रहे हैं, इंटर से थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं। ओके, और पीरियड, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पीरियड्स आपको फाइंड करने आने चाहिए कि पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं। और पीरियड्स पे मैंने वन शॉट लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है कि पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, सीक्वेंस, कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा बायनोमियल थ्योरम, बेटा बायनोमियल थ्योरम को पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं 18, 19 पे। ओके, बायनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बायनोमियल थ्योरम में ज़्यादा टर्म्स कैसी होंगी, अगर एक्सपेंड करेंगे उसे, ठीक है। उसके अलावा सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, सम ऑफ इवन को टर्म कोफिशिएंट्स और टर्म कोफिशिएंट्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और किसी भी एक्सपेंशन की हम 4th टर्म 10th टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके बेटा, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा और आपने एनालाइज भी किया होगा कि ज़्यादातर किससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं वो चैप्टर्स उनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और बेटा देखें, अगर आपने इंटीटीएस सही से नहीं पढ़ी या पढ़ी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप कोशिश करें इन जो एमसीक्यूज़ है ना, इन पे ही ज़्यादा ग्रिप कर लें आप। ओके, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की थोड़ी सी आप क्या करें, वैल्यूज़ चेंज हो जाएँ, तो मे भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएँ, इस तरीके से भी आ सकते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो भी आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनकी टेस्ट है 18, 19 या 20 को, या उसके बाद। ओके, और बेटा जिनके स्कोर अच्छे आए हैं तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, इंशाल्लाह आपको अच्छा सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और वो स्टूडेंट जिनकी इस फेज़ 1 में मार्क्स कम आई हैं तो बेटा अपनी मार्क्स इंप्रूव करें नेक्स्ट फेज़ के लिए अप्लाई करें, और गिव अप नहीं करें। इंशाल्लाह आपकी मार्क्स नेक्स्ट फेज़ में बिल्कुल अच्छी ही होंगी। ओके,
उसके अलावा एक बात शेयर करनी थी कि बेटा अगर आप क्रैश कोर्स के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको क्रैश कोर्स भी पढ़ा सकता हूँ वहीं यूट्यूब पर ही, ओके। लेकिन उसकी हम थोड़ी सी फीस चार्ज करेंगे क्योंकि हमारी फैकल्टी होगी कंप्लीट मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री और उसके अलावा फिज़िक्स इंग्लिश सारे टीचर्स होंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वन शॉट में यानी मैं अपने टीचर्स को बोल के वो फिर हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर लेंगे, विद इन वीक में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ओके। तो वो क्रैश कोर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलेंगे तो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको जस्ट ओनली मैथमेटिक्स ही कंप्लीट पढ़ा सकता हूँ, ओके बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। मेरी उम्मीदें और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप अपना स्कोर जो है मुझसे लाजमी शेयर करिएगा, चाहे यूट्यूब पे शेयर करें चाहे व्हाट्सअप पे शेयर करें, लाजमी शेयर करें। अपना एक्सपीरियंस के टेस्ट के कौन से क्वेश्चंस टेस्ट में आए थे वो क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर करिएगा लाजमी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो 18 जून पे टेस्ट होगी, फिर वो इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं बेटा, इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।